तो दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के क्वेश्चन शुरू करने से पहले मैं फिर से एक बार आपको जानकारी देना चाहूँगा। अगर आपको ऑफलाइन बैच हमारा चाहिए तो जो पटवारी के लिए इसी मंडे से यानी कि 15 दिसंबर से शुरू हुआ है और अभी ज़्यादा क्लासेस नहीं हुई है। अगर आपको सिलेबस टाइम पे कंप्लीट करना है और बिल्कुल बेसिक से करना है तो आप यहाँ पर हमारे साथ आ सकते हैं, हमारे बैच में जुड़ सकते हैं। यहाँ पर जोक्ट अकेडमी मंडी जो पेट्रोल पंप के पास है, पेट्रोल पंप के सामने बस स्टैंड के जो मंडी है उसका बस स्टैंड है, जो उससे थोड़ा आगे पेट्रोल पंप है, उसी के जस्ट सामने। आपको किसी भी चीज़ डेमो इंक्वायरी के लिए पूछना है तो आप इस नंबर पे कॉल करके पूछ सकते हैं। तो ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं, आज की वीडियो शुरू करते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 1 हम शुरू करते हैं हमारा पहला। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया है कि 6 दोस्तों की औसत ऊंचाई 144 सेंटीमीटर है। औसत का क्वेश्चन है ये, एवरेज का क्वेश्चन है। 6 दोस्त हैं हमारे और उनका औसत जो है वो 144 सेंटीमीटर है। उसमें से 150 सेंटीमीटर ऊंचाई वाला एक लड़का वो समूह छोड़ देता है, तो उसकी औसत ऊंचाई ज्ञात कीजिए। जो हमारे लड़के बचे हैं, नई औसत का मतलब है जो ग्रुप बचा हुआ है अभी कितने लड़कों का, भाई अब 5 लड़कों का ग्रुप बचा है। तो उस 5 लड़कों के ग्रुप में जो औसत बची है अभी ऊंचाई वो कितनी होगी। वैसे तो कर सकते हैं इसको, देखो आप ऐसे भी कर सकते थे कि भाई 6 हमारे टोटल लड़के थे, अगर मैं उनकी मल्टीप्लाई करके 144 में उनका टोटल निकालूं तो मैं कहूँगा 6 गुना 4 24 हो जाएगा, 2 बचा, फिर 6 गुना 4 24 और 2 26 और ये 6 दुनिया 6 कम 6 और 2 8 हो जाएगा। पहले उनकी टोटल ऊंचाई इतनी थी, लेकिन इसमें से एक लड़का चला गया जिसकी जो हाइट थी वो 150 सेंटीमीटर थी, तो ये 150 इसमें से कम हो जाएगी। तो कितना बचा, 4 बच गया, 6 में से 5 गया 1 और ये बच गया 714। अब कितने बच्चे हैं, 5 है, तो 5 से मैं इसको भाग कर दूंगा तो ये आंसर हो जाएगा। 5 एकम 5 हो जाएगा, 5 एकम 5 हुआ तो 2 बच गया, फिर हो जाएगा 5 चौक 20, फिर यहाँ से 1 बच गया, ऊपर से 4 आएगा तो हो जाएगा कितना, 5 ये 15 तो नहीं होगा, 5 दूनी 20, 5 दूनी 10 ही हो पाएगा, 4 बचेगा, फिर दशमलव होकर के 5 छठे 40 हो जाएगा, 142.8 ही आंसर हो जाएगा। ठीक है। इसका दूसरा तरीका जो बिल्कुल आसान ही हो सकता है कि आप थोड़ा सा इसमें आपको सोचना पड़ेगा, कैलकुलेशन कम करनी है। देखिए अगर सबके पहले सबकी जो औसत थी वो 144 थी, और मैंने क्लासेस में बताया हुआ है कि एवरेज का मतलब ही वही होता है कि अगर मैं सबको बराबर करता हूँ वही सबका एवरेज होता है। अगर उनका एवरेज पहले 144 था, इसका मतलब सबके पास जो लंबाई थी वो 144 थी। उसमें से अगर कोई 150 का चला गया है, मतलब वो 144 अपना तो लेके गया ही है, बाकी जो 5 लड़के हैं उनका 6 सेंटीमीटर भी वो उनके साथ चला गया है। तो ये जो एक्स्ट्रा गया है 6, इसको मैं 5 लड़कों को कहूँगा डिवाइड करके, तो एक हिस्से में आ रहा है 1.2। 6 को अगर मैं 5 से भाग करूँगा तो ये एक के हिस्से में 1.2 आ रहा है, और ये बाहर गया है मतलब कम होगा। तो बस मैं क्या करूँगा, 144 में से 1.2 माइनस कर दूंगा, तो ये नया औसत आ जाएगा 142.8। आई होप, आशा करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया हो। अगर आप क्लासरूम में पढ़े हैं तो आपको कोई दिक्कत इसमें नहीं होगी। ठीक है कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया भाई जो लागत मूल्य होता है ये हमारा कॉस्ट प्राइस होता है, और जो विक्रय मूल्य होता है ये सेलिंग प्राइस होता है। ठीक है, हिंदी इंग्लिश में कन्फ्यूज नहीं रहना आप लोगों को। तो क्वेश्चन में क्या कहा है, इसमें कहा गया कि जो लागत मूल्य है और विक्रय मूल्य है उनका अंतर 264 है। तो मैं लिख लेता हूँ, ये कॉस्ट प्राइस है और ये सेलिंग प्राइस है। इसको बोलते हैं क्रय मूल्य, और लागत मूल्य भी यही होता है, और इसको बोलते हैं विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस। लेकिन लाभ प्रतिशत 33% है। लाभ जो है वो कितना प्रतिशत है, 33%। तो आप ये बताइए लाभ प्रतिशत कैसे लिखा जाएगा। अगर कोई सामान 100 रुपये का था तो वो 133 का बिकेगा, तभी उस पर 33% का लाभ होगा। तो यहाँ पर आप देखिए इनके बीच का अंतर कितना है, इनके बीच का अंतर है 33, और इसकी क्वेश्चन में दी है वैल्यू कितनी, 264, कि जो लाभ और जो लागत मूल्य और क्रय मूल्य का जो अंतर है वो 264 है। तो यहाँ से मैं 1 की वैल्यू अगर निकालूंगा तो 8 आएगी, और अगर 1 की वैल्यू 8 आ गई तो 1 की वैल्यू मिलने का मतलब है कि आपको मोक्ष प्राप्त हो चुका है। अब से आप जो पूछा गया वो बता देंगे। इसने पूछा कि विक्रय मूल्य बताइए, विक्रय मूल्य तो ये था, ये है सेलिंग प्राइस, तो 133 था ये, 133 में 8 की गुणा कर दूंगा तो 8 3 8 24, 3 8 24 तो 26, 64 कहाँ पर आ रहा है लास्ट में, इसको मैं 1064 लिख दूंगा इसे। ठीक है, पूरी 8 एकम 8 और 2 10 करेंगे तब भी ये आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन था, प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर से था। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है जी, क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है कि ए और बी एक काम को अकेले 20 और 30 60 दिन में कर देते हैं। देखिए भाई, ए कहता है कि मैं किसी काम को 20 दिन में कर दूंगा, और बी कह रहा है कि मैं उसी काम को 60 दिन में कर दूंगा। तो आपको पता है इस क्वेश्चन में हमें सबसे पहले इनका टोटल वर्क लेना होता है, जो कि इनका एलसीएम आएगा 60।
तो अगर इनका एलसीएम 60 आ रहा है तो मतलब इसकी एफिशिएंसी कितनी है, 3 है, और इसकी एफिशिएंसी कितनी है, 1 है। फिर इसका कोई काम होता नहीं है, आपको पता ही है। फिर आगे क्या कहानी है, उन्होंने साथ मिलकर काम शुरू किया है, यानी कि यहाँ से काम शुरू करते हैं और मान लीजिए यहाँ पर काम ख़त्म होना था। अब काम शुरू किया है ए और बी दोनों ने। ए ने कुछ दिनों बाद काम छोड़ दिया। मान लीजिए उसने क्या किया, ए ने यहाँ से इसके बाद काम छोड़ दिया, तो इसका पता है कि इसके बी ने काम किया होगा आगे, और बी ने कितने दिन काम किया है, 12 दिन काम किया है। तो आप मुझे बताइए बी 12 दिन में कितने करेगा। बी तो एक दिन में 1 यूनिट काम करता है, तो इसने 12 दिन में मतलब 12 काम उसने यहाँ से यहाँ तक किया होगा, यहाँ से यहाँ तक उसने 12 काम किया है। लेकिन काम तो 60 हुआ है टोटल, इसका मतलब 48 काम यहाँ पर हुआ होगा इससे पहले, और ये 48 काम दोनों ने किया है, क्योंकि यहाँ पर दोनों काम कर रहे थे। तो दोनों काम करने का मतलब है कि एक दिन में कितना काम हो रहा था, 3 और 1 4, तो 4 से भाग करके कहूँगा यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक का 12 दिन का काम हुआ है। और ए ने भी यहीं पे काम छोड़ा था, तो मतलब ए ने कितने दिन काम किया है, सिर्फ 12 दिन। तो ए ने 12 दिन के बाद काम छोड़ दिया था। ऐसे क्वेश्चन क्लासरूम में हम काफ़ी करते हैं। ठीक है, आंसर आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, 4 संख्याओं का औसत है 52। 4 नंबर है हमारे पास, 4 नंबर बना लेते हैं ऐसे, 1 2 3 4, और इनका औसत है 52। तो हमने औसत की क्लासेज में देखा है भाई, अगर आपको ये पता है कि संख्याएं 4 है और उनका औसत 52 है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि उन सब का जो टोटल होगा वो 208 होगा। 4 दूनी 8, 4 पंजे 20। लेकिन कहानी में ट्विस्ट ये है कि पहली 2 संख्याओं का जो औसत है, यानी कि इन 2 संख्याओं का जो औसत है, यहाँ पर ये वाला औसत है इनका, और ये है इन वाली संख्याओं का औसत, ये इनका औसत है। तो इसने कहा कि पहली 2 संख्याओं का औसत अन्य 2 संख्याओं के औसत का 3 गुना है, यानी कि ये जो पहले वाला है ये 3 गुना है इनके औसत का, तो इनका रेशो होगा 1:3। अब फिर से वही कहानी है, आप मुझे बताइए अगर इन 2 संख्याओं का औसत मैं 3 ले रहा हूँ तो इन 2 संख्याओं का सम कितना होगा, 3 गुना 2 6 होगा। और ये संख्याओं का औसत 1 है, इन 2 संख्याओं का औसत अगर 1 है तो इन 2 संख्याओं का सम कितना होगा, ये 2 होगा। और इनका सम मैं बना दूंगा कितना, 8। लेकिन 8 की वैल्यू क्वेश्चन में 208 होनी चाहिए थी। यहाँ पे देखो इन चारों संख्याओं का योग 208 है, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 8 दूनी 16 और 8 छंग 48। 1 की वैल्यू आ गई, मतलब मोक्ष प्राप्त हो चुका है। क्या पूछा क्वेश्चन में, इसने पूछा पहली 2 संख्याओं का योग बताइए, मतलब 6 में गुणा कर देंगे, किसमें, 26 की गुणा कर देंगे 6 में, तो 6 छंग 36, 6 दूनी 12 और 3 15, यानी कि 2 संख्याओं का जो औसत है वो 156 हो जाएगा। आप इसको बेसिक से भी कर सकते हैं, ए बी सी और डी लेकर के। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया है कि किसी कुर्सी का अंकित मूल्य 5000 है। अंकित मूल्य होता है मार्क प्राइस। किसी कुर्सी पे लिखा हुआ था कि ये कुर्सी 5000 रुपये की है, इस पे पहले 10% का डिस्काउंट दे दिया गया है। तो आपको पता है कि 5000 का 10% 500 होता है, तो यानी कि वो कुर्सी यहाँ पर जो बिकी है वो कितने की बिक गई, डिस्काउंट होने के बाद 4500 की। लेकिन वो बिकी नहीं, उस पर एक और डिस्काउंट हुआ है, कितने का, X% का। तो X% का डिस्काउंट हुआ है, तो एक और कर देते हैं X% का डिस्काउंट यहाँ पर। अब ये X की वैल्यू हमें पता नहीं है, हालांकि X की वैल्यू कुछ होती नहीं है, लेकिन कुर्सी बिकी है 3150 की, यानी कि कुर्सी जो है लास्ट में 3150 की तो बिक गई है यहाँ पर। तो आपको बस ये बताना है कि डिस्काउंट कितने का है यहाँ पर। ठीक है जी, डिस्काउंट कितने का है बस ये बताना है आपको। आप बताइए 4500 से यहाँ पर 3150 की हो रही है, तो मैं कहता हूँ 1500 में से 150 घटा देता हूँ, तो 1350 यहाँ पे डिस्काउंट हो रहा है। और कितने पे हो रहा है, 4500 पे, गुणा 100 कर दूंगा। 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ पे उड़ जाएगी, 45 गुना 3 होता है 135, और 1 जीरो और लग जाएगी। तो यहाँ पर जो डिस्काउंट हो रहा है 30%, यानी कि इसकी वैल्यू 30% होनी चाहिए थी। और इसने पूछा भी यही है कि x की वैल्यू बताइए, तो 30% इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऐसा क्वेश्चन हमने पिछली वाली क्लास में भी किया था। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया है कि इसकी वैल्यू बताइए भाई। तो वैल्यू तो बता देंगे हम, कैसे, दिक्कत क्या है, देखो इसको लिखेंगे 880 प्लस 41 डिवाइड बाई 14, और नहीं सॉरी देखो 880 प्लस 41, इसको डिवाइड करना है तो मैं नीचे लिख दूंगा ऐसे, फिर है मल्टीप्लाई 84 और माइनस है 26, इसकी वैल्यू बतानी है। तो आपने देखा 14 से 84 जो है वो कट जाएगा 6 बार, तो ये 880 प्लस 41 गुना 6 होगा यहाँ पर भाई पहले,
6 कम 6 और 6 चौक 24 हो जाएगा, और इसमें से माइनस हो जाएगा 26। तो 880 में कितना जुड़ेगा, इसमें से अगर मैं 26 घटा देता हूँ, ये तो आसान दिख रहा है, ये है 220। तो 800 और 200 1000 में 100 और जुड़ जाएगा, तो 1100 आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा 1100। आसान था, कैलकुलेशन थी बस। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया कि एक गोला है, भाई गोले का मतलब होता है स्फीयर, और उसकी रेडियस यानी कि त्रिज्या है कितनी, उसकी रेडियस 4.2 है। तो गोले का आयतन ज्ञात कीजिए। अगर गोले का आयतन यानी कि स्फीयर का वॉल्यूम निकालना होता, आपको फॉर्मूला पता होगा, 4/3 पाई आर क्यूब होता है। तो भाई लगा देते हैं, 4/3 इंटू 22/7 इंटू 42/10 लिख दूँ कि नहीं, और गुणा 42/10 लिख दूँ कि नहीं, और गुणा 42/10 लिख दूँ कि नहीं। क्योंकि क्यूब है तो भाई 10 बार लिखा जाएगा, और 4.2 को मैं क्या लिख रहा हूँ, 4.2 को आप पता है 4.2 को आप 42/10 लिख सकते हो, तो मैं इसलिए दशमलव हटा के लिख रहा हूँ। अब आप यहाँ पे देखेंगे 7 गुणा 3 21 होता है, 21 से कट जाएगा ये 2 बार। अब देखो मैं सीधा गुणा कर रहा हूँ, नीचे से मैं 1000 नहीं हटाऊंगा क्योंकि ये दशमलव लगाने के काम आ जाएगा। तो मैं इसको कह सकता हूँ कि 8 गुणा 22 और गुणा 42 गुणा 42 और बटे में हो जाएगा कितना, 1000। तो 22 गुणा 8 कितना हो जाएगा, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 17, 176 गुणा 42 का स्क्वायर कैसे निकालते हैं भाई, 42 का स्क्वायर 50 से कितना कम है 8, 25 में से 8 कम करूंगा तो कितना हो जाएगा 17, 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64। तो 42 का स्क्वायर होता है 17 64, नीचे हो जाएगा कितना 1000 हो जाएगा। तो बस इसकी गुणा करके आंसर आ जाएगा। आप थोड़ी सी कैलकुलेशन कर लेना, मैं क्या है इसको कैसे करूँ, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, ये तो बड़ी हो जाएगी, लेकिन इसको ऐसे लिख सकता हूँ, देखो 176 इंटू 176 0 + 4 लिख लेता हूँ थोड़ी देर के लिए मैं ऐसे ना, और इसको कर लेता हूँ डिवाइड में 1000, क्योंकि ये 1764 को मैंने 1760 + 4 लिखा है। अब देखो इसमें इसकी गुणा करूँगा और फिर इसमें इसकी भी गुणा करूँगा। अगर मैं इसकी गुणा करता हूँ तो इसका लास्ट का डिजिट क्या आएगा, देखो 0 तो आएगी, लेकिन इधर से 6 गुणा 6 36 भी आएगा, और प्लस इसमें गुणा करूँगा तो लास्ट का डिजिट आएगा 4, तो लास्ट में 64 दिखेगा, और इसको 1000 से गुणा करनी होगी, तो मतलब कुछ अंक छोड़ करके लगेगा। तो लास्ट में 6 या 6 के बाद 4 होना चाहिए, 6 के बाद 4, यहाँ पे 6 के बाद 2 नहीं होगा, इसमें 6 है नहीं, इसमें 6 है नहीं, तो ये आंसर हो जाएगा इसका ना, क्योंकि यहाँ पर 4 होगा और 3 अंक लगाने के बाद ये हट चुका है, क्योंकि दशमलव 3 अंक पे लगेगा। एक्चुअली आंसर ये होगा इसका ना, ये होगा, और ये 3 अंक थे, इसने 2 अंक लिखे हैं, तो इसलिए 64 होगा। आप देख लेना इसको कैलकुलेशन करके, इसका आंसर डी आएगा। ठीक है, कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है थोड़े से कैलकुलेशन वाला ना। अरे चल भाई आगे, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, किसी वस्तु का अंकित मूल्य यानी कि मार्क प्राइस है, मार्क प्राइस ये है, और सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य ये है। तो भाई बताना है कि वो अंकित मूल्य है 28,500 और उसको बेचा गया है 15,675 का, तो कितने का डिस्काउंट दिया गया है। तो भाई कैलकुलेशन थोड़ी सी क्या है ना, नंबर अजीब से लग रहे हैं मेरे को तो, पर कोई नहीं, 5 से काट लेते हैं पहले, क्योंकि रेशो में तो ले ही सकते हैं। अगर मैं 5 से कैलकुलेट करता हूँ इसको, तो 5 × 5 = 25 और 5 × 7 = 35, 2 0 लग जाएगी, और 5 से इसको करूँ 5 × 15, 5 × 5, 5 × 15, 5 × 5 = 25, 5 × 5 = 25 है ना, यही आएगा। 5 × 15, फिर 5 × 5, फिर बच गया, फिर 5 × 5 नहीं ठीक तो है, 5 × 15, फिर 5 × 5, 1 बचेगा यहाँ से, 5 × 15 और 5 × 5 = 25 हो जाएगा ऐसे। ठीक है, और 5 से करें अभी, 5 × 5 हो जाएगा, फिर 5 से भी एक और हो जाएगा, कितना बचेगा 2, 5 × 4 = 20, ये हो जाएगा। इसको करूँ 5 × 30, 5 दूनी 10, 5 × 7 = 35, ऐसे आ रहा है भाई ये। 3 से करूँ क्या अभी, 3 से, क्योंकि 3 अंकों का योग 3 आ रहा है, 3 × 3 = 9, 3 × 8 = 24, ये आ रहा है, 3 दूनी 6 और 3 9 = 27। अब ये कट नहीं रहा है किसी और से, तो आप देखिए 380 का सामान था सॉरी 380 का सामान था, 209 का बिक रहा है, तो 180 में से 9 घटाऊंगा तो भाई लॉस हो रहा है 171 का, और किस पे हो रहा है, कॉस्ट प्राइस पे निकालते हैं, गुणा कर देंगे 100 की।
जीरो से एक जीरो काट दिया, 19 दूनी 38 होता है, 19 नंबर 171 और 2 से हो जाएगा 5 और 9 गुना 5 आंसर आ जाएगा 45% का। 45% का नुकसान हो रहा है इसमें, ये आंसर हो जाएगा। है कुछ नहीं, बस थोड़े से कैलकुलेशन वाला है। आप इसको काटते रहेंगे तो इधर से मार्क प्राइस की वैल्यू कितनी आएगी 38 और इधर से सेलिंग प्राइस आ जाएगा 209। कितने का नुकसान हुआ है वो देख करके नीचे कॉस्ट प्राइस लिखना होता है। एक्चुअली गला ख़राब चल रहा है और क्लास में रेगुलर बोलना पड़ता है पूरा दिन, तो चलिए कोई नहीं। क्वेश्चन में कहा गया कि किसी फिल्म टिकट की कीमत 18% की वृद्धि की गई। टिकट की कीमत में वृद्धि के कारण दर्शकों की संख्या में बढ़ोतरी हो गई, कमी आई सॉरी। हाँ अच्छा, देखो क्या हुआ ना कि मूवी देखने जाते थे तो प्राइस बढ़ गए हैं, जैसे महंगी हुई मूवी तो लोग कम देखने गए हैं। तो रेवेन्यू, राजस्व जो होता है वो रेवेन्यू पे क्या फ़र्क पड़ा है भाई। रेवेन्यू का मतलब है कि एक दिन का जो कलेक्शन है, जैसे 10 लोग आते हैं देखने और एक टिकट 100 रुपये का है, तो अगर एक टिकट 100 रुपये का है और 10 लोग मूवी देखने आए हैं, इसका मतलब उनका जो रेवेन्यू है वो 1000 रुपये है। 10 आदमी देखने आए हैं, एक टिकट 100 का है, तो रेवेन्यू हुआ 1000 का। लेकिन इस क्वेश्चन में कहा गया है कि प्राइस बढ़ गए 18% से। 18% को आप 9/50 लिख सकते हैं कि नहीं, फ्रैक्शन, यानी कि 50 से कितना हो गया 59 हो गया। और जो दर्शक थे वो 25% कम हो गए, 25% यानी कि 1/4, तो 4 देखने आते थे, अब 3 ही रह गए हैं, सक्सेसिव लगा देंगे। 50 गुणा 2 करूँगा तो 200 हो जाएगा, 3 नम 27, 3 पंजे 15 और 2 17। 200 से 177 हो रहा है भाई, 23 कम हो रहा है। और किससे कम हुआ है 200 से, गुणा कर दूंगा 100। इस 100 से 200 2 बार कट जाएगा, 23/2, 23 का आधा कितना होता है 11.5, तो 11.5 से कम हो जाएगा। कम क्यों हो रहा है, देखो यहाँ पर कम हो रहा है। 200 से 177 होने का मतलब है कि ये इंडिकेट कर रहा है कि रेवेन्यू कम हुई है। तो ऑप्शन सी डिक्रीज 11.5। पीतल में तांबा और जस्ता होता है, जैसे कोई पीतल है उसमें तांबा और जो जस्ता है उसका रेशो है 25:12। तो इसने कहा कि अगर पीतल जो है वो 370 हो तो तांबा कितना होगा उसमें। तो आप यहाँ पे देखो ना, तांबा कितना है, तांबा 25 है, तो तांबा है 25 कितने में से, 25 और 12 जोड़ के नीचे लिख देते हैं 37 और उसमें गुणा कर देते हैं जो टोटल निकालना होता है। 37 से कट जाएगा ये 10 बार और 25 गुणा 10 कितना हो जाएगा 250। इसको आप ऐसे भी कर सकते थे कि 370 को हम रेशो में बांट देंगे कितना 25 और 12 में। पहले इनको जोड़ते हैं तो 37 आएगा, इससे इसको भाग करूँगा तो 10 आएगा, 10 की गुणा इधर और 10 की गुणा इधर, तो तांबा कितना हो जाएगा 250 किलोग्राम हो जाएगा। ठीक है, रेशो का क्वेश्चन है, मिक्सचर एलिगेशन इसी में आता है। दो संख्याएं हैं 11:13, सॉरी अनुपात है 11:13 और उनका HCF है 7। आज की ही क्लास में मैंने कराया था कि अगर आपको नंबरों का रेशो दिया होता है और उनका HCF भी दिया होता है तो आप HCF में गुणा करके संख्या निकाल सकते हैं। HCF में पहले नंबर में गुणा करूँगा तो 7 × 11 77 आ जाएगा और दूसरे में करूँगा 13 × 7 91 आ जाएगा। ये आंसर हो जाएगा और कुछ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12 में कहा गया कि PQR की वैल्यू दी गई है, P ये है, Q ये है, R है, तो इसकी वैल्यू बतानी है। कुछ नहीं है भाई, P में Q जोड़ देते हैं तो 9 + 10 ये हो जाएगा। फिर Q में R जोड़ूंगा, Q है 10 और R है 11, फिर कितना हो जाएगा R यानी कि 11 + 9 हो जाएगा, तो ये 19:21:20 हो जाएगा। 19:21:20 कहाँ है, 19:21:20, 19:21:20 ए ऑप्शन में तो है, ये आंसर हो जाएगा। कुछ नहीं है, बस वैल्यू रखनी है। यदि कोई निश्चित धनराशि साधारण ब्याज पर 8 वर्ष 6 महीने में, 8 वर्ष 6 महीने को आप लिख सकते हैं 8.5 साल, और अपने आप की 3 गुनी हो जाती है। 3 गुनी का मतलब है अगर मैंने किसी को 100 रुपये दिए तो वो 300 हो गए। तो आप बताइए यहाँ पे कितना ब्याज कितना आया है, 200 रुपये का आया है, 200 का आया है। जैसे मैंने को P रुपये किसी को उधार दिए तो वो 3 P हो गए, तो यहाँ पे कितना ब्याज आया 2 P आया, क्योंकि 2 P में जब P जोड़ेंगे तभी तो 3 P हो पाएगा। तो 3 गुना हो के मतलब है, 3 गुना होने का मतलब होता है कि ब्याज जो है वो 2 गुना आया है। जो पैसा आपने किसी को पैसा उधार दिया, तो अगर कोई पैसा 3 गुना हुआ है तो इसका मतलब पैसे में अगर मैं ब्याज जोड़ूंगा तभी तो वो 3 गुना हुआ है, और वो 3 गुना तभी हुआ है जब उसमें 2 गुना ब्याज जुड़ गया हो। तो प्रिंसिपल मैंने P ले लिया, समय मैंने 8.5 साल ले लिए, दर मुझे पता नहीं है, डिवाइड में कर दिया 100, लेकिन ये फॉर्मूला है ब्याज का, तो ब्याज मुझे 2 P लगेगा क्योंकि तभी वो 3 P हो पाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन में इस P से मैं P काट दूंगा,
और r बराबर हो जाएगा 100 गुणा 2, ये 100 जो है ऊपर आएगा इधर, और इधर 8.5 नीचे आ जाएगा। दशमलव भी हटा देता हूँ, ऊपर 0 लगा देता हूँ। 5 से करूँगा 17 हो जाएगा, 5 से करूँगा 4 हो जाएगा, यानी कि 400 को इधर कर देता हूँ एक बार में ही, ज़्यादा टाइम नहीं लगाना। 400 को अगर मैं 17 से भाग करूँगा तो कितना आएगा, 17 दूनी 34, यहाँ पे बच जाएगा 6, फिर 17 थे 51, 23 दशमलव कुछ आ रहा है, ये ऑप्शन हो जाएगा। 23 और कहीं पे है नहीं, ये आंसर है इसका। ख़त्म क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कहा गया है भाई, क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं। यदि किसी संख्या में 25 घटाया जाए तो वह संख्या स्वयं का 25% हो जाती है। भाई 25% कैसे हो जाती है? 25% हो जाने का मतलब समझ रहे हो आप? आधा हो जाना, यानी कि फ्रैक्शन में भी कह सकते हैं कि 1/2 था, यानी कि कोई संख्या शुरू में 2 थी तो वो 1 हो गई। तो आप बताइए कितनी कम हो रही है यहाँ पर, कितना घटाया? 2 में से 1 होने के लिए कितना घट रहा है? 1, लेकिन क्वेश्चन में कहा है कि उसमें से 25 घटाया गया था, तो यहाँ पर 1 की वैल्यू 25 ले लेंगे, और जैसे 1 की वैल्यू आई तो वो संख्या में गुणा कर देंगे हम। तो वो शुरू में संख्या कितनी थी? 50 थी। 2 गुना 5 25 गुना 2 50 थी वो संख्या। ठीक है, प्रतिशत का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 15, यदि ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि हो रहा है तो 30% प्रतिवर्ष से, ये क्या क्वेश्चन है? यदि ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि हो रहा है, ओके, तो 30% प्रतिवर्ष की चक्रवृद्धि ब्याज दर पर, इंग्लिश में देखते क्या है, तो इफ इंटरेस्ट इज बीइंग कंपाउंडेड एनुअली, ठीक है, देन व्हाट सम विल अमाउंट टू रुपीज। ओके, प्रिंसिपल पूछना, हिंदी में गलत है ये वाला, ये क्वेश्चन हिंदी में गलत है यहाँ पर ना, हिंदी में गलत है ये वाला, ये क्वेश्चन हिंदी में गलत है भाई, इंग्लिश में सही है। देखो थोड़ा ध्यान से देखेंगे, इसने पूछा कि व्हाट सम, यानी कि वो कितना प्रिंसिपल होगा जो अमाउंट करेगा कितना? 9464 2 साल में, अगर ब्याज हो 30% का। तो 30% हमें पता है 3/10 होता है, और चक्रवृद्धि ब्याज लगाने का मतलब है कि रुपया जो है वो 10 से 13 हो जाएगा, और 2 साल की बात है तो 10 से 13 हो जाएगा। चक्रवृद्धि ब्याज लगा देंगे, 10 गुना 10 100, और 13 गुना 13 होता है 159। आपको पता है ये इधर वाली वैल्यू क्या होती है? ये होती है हमारी वैल्यू प्रिंसिपल, और ये क्या होता है? ये होता है अमाउंट। लेकिन अमाउंट 169 नहीं, क्वेश्चन में कहा है कि 9464 है, ये है अमाउंट की वैल्यू। तो यहाँ से मैं 1 की वैल्यू अगर निकालूंगा तो मैं कहूँगा 9464 को 169 से डिवाइड कर दूंगा, तो कितना आ जाएगा? ये 13 से काटूंगा तो नीचे तो 13 हो जाएगा, 13 से ऊपर करूँगा तो 13 सत्ते 91 हो जाएगा, फिर बचेगा 3, फिर 13 दूनी 26, फिर बचेगा 10 104, और 13 अट्ठे 104 हो जाएगा। 13 से एक बार फिर करके देखता हूँ, 13 पंजे 65 हो जाएगा, और बचेगा कितना? 65 के बाद 7, और 13 6 78 हो जाएगा। तो 1 की वैल्यू 56 आई है भाई लोगों, 1 की वैल्यू 56 आई है, तो क्या पूछा है इसने? प्रिंसिपल पूछा है, यानी कि इसमें 56 की गुना हो जाएगी, तो प्रिंसिपल 56 से हो जाएगा। बस कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा इसका। इसमें क्वेश्चन में हिंदी में प्रॉब्लम है भाई, प्रॉब्लम इंग्लिश का, और वैसे भी पेपर में लिखा होता है, जो क्वेश्चन पेपर होता है उसमें लिखा होता है कि आपको जो इंग्लिश वाली लैंग्वेज है वो मान्य होगी अगर कुछ मिस्टेक होती है तो अगर आपको कभी भी क्वेश्चन में कोई डाउट लगता है तो एक बार प्लीज़ उसको इंग्लिश में भी पढ़ के देख लें, ठीक है कि नहीं। क्वेश्चन नंबर है हमारा अगला, कौन सा? 16। एक व्यक्ति पहले 11 किलोमीटर की दूरी 60 मिनट में, ओके, और अगले 22 किलोमीटर की दूरी 30 मिनट में तय करता है, तो उसकी औसत गति क्या होगी? आपको पता होगा कि औसत गति कैसे निकालते हैं। औसत गति निकालने के लिए हमें देखना होता है कि कुल अपनी दूरी कितनी चली है और आपको कुल कितना समय लगा है। एक्चुअली समय, और वो क्या बोलते हैं, जो आपको पता है गति की स्पीड या चाल की फॉर्मूला क्या होता है? दूरी बटे चाल ही तो, दूरी बटे समय तो होता है, दूरी बटे समय।
वो भी यहाँ पर भी वही है, देखो यहाँ पर ये रही दूरी और ये रहा समय, बस औसत है तो कुल लगाना पड़ता है साथ में, है कि नहीं। कुल लगा देंगे और कुल लगाने में हमें कितना समय लगेगा, कुछ भी नहीं। आप मुझे बताइए क्वेश्चन में उसने कितनी दूरी चली है भाई, देखिए ज़रा फटाफट से क्वेश्चन में एक बार। क्वेश्चन में 11 किलोमीटर तो यहाँ चला है वो, और 22 किलोमीटर ये चला है, तो उसकी औसत गति तो हम निकाल देंगे। पहले आप ये बताएंगे कि कुल दूरी कितनी चला है, 33 किलोमीटर चला है, और नीचे समय कितना चला है वो, समय यहाँ पर चला है 60 मिनट यहाँ पे, और 30 मिनट यहाँ पर, तो समय यहाँ पर 90 लिख दूंगा मैं, लेकिन ये तो मिनट है ना भाई साहब, इसको घंटे में बनाना पड़ेगा, नीचे क्या लिखना पड़ेगा 60, लेकिन ये 60 तो नीचे नहीं ऊपर चला जाएगा, और नीचे रह जाएगा सिर्फ 90, और इसको मैं अगर कैंसिल करूं तो 0 से 0 कट गया, 3 से हो जाएगा 2, 3 से हो जाएगा 3, 3 से हो जाएगा 11, तो 11 गुणा 2 उसकी औसत गति आ जाएगी 22 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। देखिए अगर ये क्वेश्चन आपको लग रहे हैं कि फास्ट हो रहे हैं तो प्लीज़ ज़रा कमेंट करके बताना। अगर आपको लग रहा है कि फास्ट हो रहे हैं, हमें समझ में नहीं आ रहे, तो कमेंट करके बताना, मैं स्पीड स्लो कर दूंगा। मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये सिर्फ एक प्रैक्टिस है, मैं आपको ऐसे तो करा नहीं रहा हूँ कि भाई इसका क्या होता है क्या होता है। आपके लिए सिर्फ ये इसलिए है कि आप इसको पॉज करें और आप अपना आंसर चेक कर ले कि ये आया कि नहीं आया। और जो तरीका आपको मैं बता रहा हूँ यहाँ पर, ये उनके लिए ज़्यादा सूटेबल रहेगा जो क्लास में कर चुके हैं या जो पहले पढ़ चुके हैं। अगर अभी आपने ये चैप्टर्स नहीं पढ़े हैं तो आप पहले ही चैप्टर पढ़ लीजिए, या फिर मैं देखता हूँ ऑनलाइन आऊँगा तब मैं आपसे लाइव आपके डाउट्स ले पाऊँगा आगे। क्वेश्चन नंबर 17 में कहा गया है उसने कि 19 गुणा क्वेश्चन मार्क है कितना 24 भाग किया गया है 4 से ऑफ, इस वाले ब्रैकेट की वैल्यू निकाल लेते हैं चुपके से ना, ऐसे निकाल लेते हैं। 24 गुणा 4 और बटे में हो जाएगा 16, 4 से कट जाएगा ये 4 बार और 4 से कट जाएगा ये 6 बार, यानी कि इस ब्रैकेट की वैल्यू 6 आई है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब आपको पता है कि ये ब्रैकेट तो बंद हो गई, चलो ये हो जाएगा 19 और गुणा 24। आप बताइए पहले भाग होगा कि ऑफ होगा, भाई ऑफ होता है पहले, तो 4 और ऑफ लिखना पड़ेगा आपको, ये पहले लिखना पड़ेगा 4 ऑफ 6, तो 4 ऑफ 6 कितना होता है 24 ही होता है। तो 19 गुणा 24 को 24 से भाग करेंगे तो 1 आएगा, और 19 गुणा 1 कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा इसका। बहुत ही आसान और अच्छा क्वेश्चन, ठीक है, अच्छा ही कहेंगे और क्या कहेंगे। ओके, ये वाला एक जो है ना थोड़ा दूर हो गया था यहाँ पर, इसको मत पढ़ना पीना, इसको देखना। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ, ये हो जाएगा क्वेश्चन ये है कि 16 इंटू, अब इसको जोड़ूंगा तो ब्रैकेट में कितना लिख दूंगा 9 और 4 कितना हो जाएगा 13, माइनस 13 और गुणा 14, और नीचे है कितना भाई, नीचे है 50 में से माइनस कर दूंगा 12, 12 24। अब यहाँ पे कमाल की बात यह है कि 13 इधर भी है और 13 इधर भी है, सब 13 ही है, मेरा कुछ नहीं। अगर इनमें से 13 कॉमन ले लेता हूँ तो कितना बचेगा अंदर, ये बचेगा 16 उधर से और इधर -14 हो जाएगा, और नीचे कितना हो जाएगा 50 में से 24 घटेगा तो 26, ऊपर आ जाएगा 13, 16 में से 14 घटेंगे तो 2, और नीचे हो जाएगा 26। तो 13 दूनी 26 ऊपर और 13 दूनी 26 नीचे, 26 से 26 कट गया, 1 आ गया, तो इस क्वेश्चन का आंसर 1 हो जाएगा। ठीक है जी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप 16 में 13 की गुणा मत करने लग जाना, नहीं तो लेंदी हो जाएगी चीज़ें। यदि 18 पुरुष किसी कार्य को 13 दिनों में पूरा कर सकते हैं तो 54 पुरुष उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। इसमें फॉर्मूला लगेगा MDH मसाले वाला। कैसे भाई, पहले आदमी है 18, कितने दिनों में करते हैं 13 दिनों में। अब 54 है पुरुष, कितने दिन लगेंगे वही तो पूछा है, उसकी वैल्यू D ले लेंगे, D। तो D की वैल्यू होगी 18 गुणा 13, और 54 जब उस तरफ जाएगा तो डिवाइड में जाएगा, और 18 से 54 3 बार कट जाता है, आपको पता ही है, 13 बटे में 3 हो जाएगा। इसके बाद में क्या करूं बताओ, इसके बाद में या तो 13 को 3 से भाग करके लिख दो, या ऑप्शन ढूंढ लो कहीं पे दिख रहा है तो 13 बटे 3 इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 ख़त्म हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 पे आ जाएंगे।
यदि मेज का विक्रय मूल्य लागत मूल्य का 25% है, ये रहा भाई कॉस्ट प्राइस और ये है सेलिंग प्राइस, और ये होता है सेलिंग प्राइस और ये होता है कॉस्ट प्राइस। यानी कि जो सेलिंग प्राइस है, ये सेलिंग प्राइस जो है ये कॉस्ट प्राइस का 25% है, और 25% चाहे आप 100 लेके करें या फ्रैक्शन से करें। यानी कि अगर ये 4 है तो ये 1 है सिर्फ। तो कॉस्ट प्राइस अगर 4 है, सेलिंग प्राइस अगर 1 है, तो ये लॉस दिखा रहा है हमें साफ साफ। 4 रुपये का सामान 1 का बिका है, तो कितने का लॉस हुआ है? 3 का। किस पे? 4 पे निकालते हैं, क्योंकि कॉस्ट प्राइस पे तो निकलता है, और 3/4 होता है 75%। ये तो सबको पता है भाई साहब, बच्चे को पता है कि 3/4 75% होता है। ठीक है कि नहीं? मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने बीच वाले जो कुछ क्वेश्चन है वो थोड़े से फास्ट कर दिए हैं। अगर आपको उनमें कोई दिक्कत है तो प्लीज़ उनको दोबारा देख लेना, और किसी भी क्वेश्चन में अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट में लिखना कि इस वाले क्वेश्चन में ये कैसे आया, ऐसे कैसे हुआ, वैसे क्यों नहीं हुआ, तो मैं आपको रिप्लाई करके बता दूंगा। ठीक है कि नहीं? ये हमारी सेकंड वीडियो है, इससे पहले एक और आई थी, वो भी आप देख लेना अगर आपको फ़ायदा लगता है तो। कुछ टाइम के बाद मैं लाइव आऊँगा, तब मैं आपके कमेंट्स सीधे तौर पे पढ़ पाऊँगा और आपके आंसर कर दूँगा। आज के लिए इतना ही था। अगर आपको ऑफलाइन बैच लेना है तो हमारा बैच चला हुआ है 15 दिसंबर से। ख़तरनाक तरीके से तैयारी हो रही है, और आपको करनी ही पड़ेगी जिस हिसाब से सिलेबस आया हुआ है। तो आपको हर एक चीज़ को बड़े माइनर ढंग से करनी पड़ेगी, डिटेल में जा कर के करनी पड़ेगी। ठीक है जी? तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। प्लीज़ शेयर कर देना, इसको शेयर कर देना, आपका भला करेगा भगवान। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय, टाटा।